हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल से हाई टू स्टडीज चेष्टा वाशने। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन के ही पार्ट 2 करेंगे। मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया, क्या क्या कवर किया था। हमने इंट्रोडक्शन कवर किया था, इंडिया में क्यों ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले क्या कंडीशंस थी एग्रीकल्चर की, ग्रीन रिवॉल्यूशन की डेफिनेशन, क्या क्या चीज़ें ग्रीन रिवॉल्यूशन में इंक्लूड हुई, कौन फादर थे ग्रीन रिवॉल्यूशन के, इंडिया के बेस पर भी और वर्ल्ड के बेस पर भी, और HYV सीट्स के बारे में पढ़ा। और साथ ही साथ हमने लास्टली ये भी कवर किया था कि ग्रीन रिवॉल्यूशन की सक्सेस इंडिया में 2 फेजेस में बताई गई है और उन दोनों फेजेस को भी हमने ब्रीफली पढ़ा था। तो इस वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करते हुए ग्रीन रिवॉल्यूशन के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को कवर करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट अस बिगिन। सो इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, मेरिट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। क्वेश्चन अगर अराइज होता है इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन से, मेरिट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन से, बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन से या एडवांटेजेस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन से, सब में आप सेम आंसर लिखोगे जो अब हम पढ़ने वाले हैं। तो स्प्रेड ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड इंडिया टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स। ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो स्प्रेड हो रहा था ऑल ओवर द कंट्री, उसकी वजह से जो हमारी कंट्री थी वो सेल्फ सफिशिएंट हो गई इन द फॉर्म ऑफ द फूड ग्रेन। कि हमारे पास इतना सफिशिएंट फूड ग्रेन था कि हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। इवन इतना हो गया था सरप्लस कि हम खुद औरों को एक्सपोर्ट कर सकते थे। इंडिया वॉज नो लॉन्गर एट द मर्सी ऑफ अमेरिका और एनी अदर नेशन फॉर द फूड रिक्वायरमेंट्स। फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए इंडिया अब अमेरिका पे डिपेंड नहीं थी और ना ही किसी और कंट्री पर। अभी आप बोलोगे अमेरिका की यहाँ पे बात क्यों की गई है, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन से कुछ टाइम पहले ही इंडिया में फेमाइन आया था। तब हम लोग अमेरिका पे डिपेंडेंट थे कि वो लोग हमको खाना देंगे तो हम खाएंगे। तो वो सिचुएशन अब खत्म हो चुकी थी बिल्कुल पूरी तरह से, और इवन हम लोग बिल्कुल सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे और इतना सरप्लस हम लोग प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे थे जो हम औरों को भी एक्सपोर्ट कर सकें। तो पहला पॉइंट इसमें जो बेनिफिट्स में आएगा वो है अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस। अभी मैंने सरप्लस की बात करी तो पहला पॉइंट भी यही आएगा कि हमारे पास अब बहुत ज्यादा मार्केटेबल सरप्लस हो गया था, जिस मतलब इन शॉर्ट वो सरप्लस जो हम मार्केट में बेचेंगे। ग्रीन रिवॉल्यूशन रिजल्टेड इनटू मार्केट सरप्लस हो गया था। अब मार्केट सरप्लस है क्या, इसको मार्केटेबल सरप्लस बोल लो या फिर मार्केटेड सरप्लस बोल लो, दोनों ही एक चीज है। ये होता क्या है, refers to that part of the agriculture produce which is sold in the market by the farmers after meeting their own consumption requirement। अब सपोज करो मैं फार्मर हूँ, ठीक है, और मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ। अब जो भी मैंने प्रोडक्शन किया उससे जो मेरी खुद की नीड्स थी कि मुझे अपनी फैमिली को खाना पीना खिलाना है, वो मैंने फुलफिल कर ली, यानी कि ओन कंजप्शन रिक्वायरमेंट अपनी फुलफिल कर ली। उसके बाद मेरे पास इतना अमाउंट बचा, इतना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बचा अपनी नीड्स को फुलफिल करने के बाद कि मैं उसको मार्केट में सोल्व कर सकूं। तो वो जो सरप्लस है, वो जो पर्टिकुलर सरप्लस है जो मैं मार्केट में सोल्व कर रही हूँ आफ्टर मीटिंग माय ओन कंजप्शन रिक्वायरमेंट्स, वो कहलाएगा मार्केटेबल या फिर मार्केटेड सरप्लस। आई होप इतना क्लियर हुआ। ग्रोथ इन एग्रीकल्चर आउटपुट मेक्स अ डिफरेंस टू द इकोनॉमी। अब एग्रीकल्चर आउटपुट में अगर ग्रोथ होती है तो उससे इकोनॉमी में क्या डिफरेंस आएगा, वो जो इकोनॉमी डिफरेंस आएगा वो तभी आएगा जब एक लार्ज प्रपोर्शन ऑफ इंक्रीज सोल्ड हो मार्केट में। मतलब मार्केट में एक बड़ा प्रपोर्शन सोल्ड होगा, एक बड़ा सरप्लस सोल्ड होगा, तभी इकोनॉमी में जो डिफरेंस आएगा उसको हम इंडिकेट करेंगे एज अ ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट। मतलब इन शॉर्ट एग्रीकल्चर आउटपुट पहले 100 यूनिट्स था, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद हो गया वो 150। ठीक है, अब मेरी खुद की जो सेल्फ रिक्वायरमेंट है वो है सपोज करो 50। अब 150 में से 50 मैंने ले लिया, 100 का मुझे सरप्लस हुआ। ठीक है, और मैं अब यहाँ पर जो ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मेरी 50 रिक्वायरमेंट है, मैंने 50 ले ली तो हमें खाली 50 का सरप्लस हुआ। मतलब यहाँ पे प्लस 50 का सरप्लस हुआ इफ कंपेयर टू दिस। तो इसका मतलब पहले से लार्जर प्रपोर्शन है, और अगर मैं इसको मार्केट में सेल करती हूँ तो ऑफकोर्स मुझे इससे ज्यादा आउटपुट हुआ, इससे ज्यादा ही मुझे फिर बेनिफिट होगा। और यही जो बेनिफिट है, यही जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में 50-50 का, यही कहलाएगा ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर आउटपुट। ठीक है, तो फॉर्चुनेटली अ गुड प्रोपोर्शन ऑफ राइस एंड व्हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ग्रीन रिवॉल्यूशन पीरियड वाज सोल्ड बाय द फार्मर्स इन द मार्केट। इसी वजह से राइस और व्हीट का एक अच्छा प्रोडक्शन फार्मर्स के द्वारा किया गया था ग्रीन रिवॉल्यूशन के पीरियड में, और वही फिर सोल्ड किया गया मार्केट में। आई होप मार्केट सरप्लस कैसे अटेन हो रहा था ग्रीन रिवॉल्यूशन टाइम पर, कैसे बेनिफिट है वो आपको समझ में आया। दूसरा बेनिफिट है बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स का बफर स्टॉक मतलब द ग्रीन रिवॉल्यूशन enabled the government to procure sufficient amount of food grains to build a stock which could be used in the times of the food shortage। मतलब अब प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, सरप्लस ज्यादा हो रहा है, तो गवर्नमेंट के पास इतना अच्छा फूड ग्रेन का इफिशिएंट अमाउंट होता था कि वो एज अ स्टॉक उसको अपने पास रख सके, ताकि वो आगे अगर कभी फूड शॉर्टेज होती है, फेमाइन होता है, कोई डिजास्टर होता है, कोई फ्लड आती है जिसकी वजह से फूड शॉर्टेज हो जाती है, तो उस टाइम पर वो उस फूड को यूज कर सके। उसी को हम बफर स्टॉक कहते हैं। अगर आप लोगों को बफर स्टॉक डिटेल में पढ़ना है तो प्लीज कमेंट कर देना, मैं वो उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तीसरा जो हमारा बेनिफिट है वो है बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप्स। जो भी लो इनकम ग्रुप्स होते थे, जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते थे, उनको एक अच्छा बेनिफिट हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से। कैसे, अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ द फूड ग्रेन्स वाज सोल्ड बाय द फार्मर्स। फार्मर्स जो थे वो अच्छा खासा फूड ग्रेन्स का प्रपोर्शन सोल्ड कर रहे थे क्योंकि उनके पास सरप्लस अच्छा था, मार्केट में सोल्ड कर रहे थे। देयर प्राइसेस डिक्लाइन रिलेटेड टू द आइटम्स ऑफ द कंजप्शन। अब सपोज करो भाई, सपोज क्या करना है, ये रियलिटी है, जिस चीज का ज्यादा सेल होगी उसकी प्राइस भी कम होगी ना, मतलब जिसकी डिमांड ज्यादा है उसकी प्राइस भी कमी होगी। ये हम पढ़ चुके मैक्रो में कि प्राइस और डिमांड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है वैसे वैसे प्राइस भी बढ़ती है, जैसे सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है वैसे वैसे प्राइस घटती है, और जैसे जैसे डिमांड कम होगी वैसे वैसे प्राइस बढ़ेगी। ठीक है, तो अगर कोई भी पर्टिकुलर चीज़ है, मतलब यहाँ पे अगर फूड ग्रेन की बात करें, फूड ग्रेन अच्छे खासे उस टाइम पर सोल हो रहे थे, सरप्लस अच्छा था, तो उसकी वजह से जो रिलेटिव प्राइस थी, मतलब फूड ग्रेन्स के अलावा जिनकी भी चीज़ों की प्राइस है, यहाँ पे फूड ग्रेन्स में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, व्हीट एंड राइस, तो व्हीट ग्रेन के अलावा जो भी प्राइस थी वो सब बढ़ने लगी क्योंकि कंपटीशन हो गया था, फूड ग्रेन अच्छा खासा बिक रहा था, तो उसकी प्राइस तो कमी होगी, तो लोग उसको अच्छा खासा खरीद रहे थे। ठीक है, डायरेक्टली प्रपोर्शन है दोनों चीज़ें। उसके रिलेटिव में जो अदर कॉमोडिटीज थी, अदर आइटम्स थी, उनकी प्राइस हाई हो रही थी क्योंकि इसकी कम हो गई थी। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या बेनिफिट हुआ कि जितने भी लो इनकम ग्रुप्स थे उन लोगों ने फूड पर अपना लार्ज परसेंटेज स्पेंड करना शुरू कर दिया क्योंकि उनके पास प्राइस अच्छी खासी थी। ठीक, जो कि उनको बेनिफिट किया क्योंकि उनका प्रोडक्शन ज़्यादा था तो वो लोग सेल भी कर रहे थे।
तो रिलेटिवली जो भी प्राइस हाई हो रही थी उधर उनको ये बेनिफिट हुआ कि उनका जितना भी कंजप्शन था इन फूड रिक्वायरमेंट्स वो फुलफिल हो गया, और जिसकी वजह से उनको प्राइस दूसरे गुड्स पर स्पेंड नहीं करनी पड़ी। यहाँ पर उनको बेनिफिट हुआ कि उनको अपना ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ा, उनके खुद के प्रोडक्शन से उनकी कंजप्शन नीड्स भी फुलफिल हुई। अब एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने लिखा कि इंक्रीमेंट इन जीडीपी में अच्छा खासा इंक्रीमेंट हुआ था। इंक्रीमेंट इन जीडीपी मतलब जीडीपी में अच्छा खासा इंक्रीमेंट हो रहा था। ये हम एक्स्ट्रा पॉइंट इसका याद कर सकते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के बेनिफिट्स में। कैसे देखो, जब हमारे पास सरप्लस ज़्यादा अच्छा हो रहा है, हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छा हो रहा है, तो हम एक्सपोर्ट भी अच्छा कर रहे थे। अब एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी ऑफकोर्स इनकम तो बढ़ेगी ना, इंडिया की जो डोमेस्टिक इनकम है उसमें इंक्रीज होगा, इसका मतलब हमारी जीडीपी भी बढ़ेगी। तो आप ये एक्स्ट्रा में याद कर सकते हो बेनिफिट्स में। तो ये 4 पॉइंट है जो बेनिफिट्स में इंक्लूड हुए। आई होप आपको समझ में आए। अगर नहीं आए तो कमेंट कर दो अभी, उसके बाद हम आगे आप देखना कि डीमेरिट्स क्या क्या है। तो अब देखते हैं हम लोग डीमेरिट्स क्या है। नाउ वी टॉक अबाउट डीमेरिट्स या फिर रिस्क इन्वॉल्व अंडर ग्रीन रिवॉल्यूशन या फिर डिसएडवांटेजेस या जो भी इससे सिमिलर वर्ड्स हैं। कुछ भी क्वेश्चन आए तो फिर से आप यही लिखोगे जो मैं भी आपको समझा रही हूँ। तो इसमें पहला पॉइंट है रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक। पेस्ट मतलब इंसेक्ट्स, कि मतलब इंसेक्ट्स का अटैक का रिस्क बहुत रहता था एचवाईवी सीड्स पर। द एचवाईवी क्रॉप्स वर मेनली प्रोन टू अटैक बाय पेस्ट, मतलब ये बहुत डर बना रहता था कि पेस्ट उन पर अटैक ना कर दे। सो देयर वाज अ रिस्क टू द स्मॉल फार्मर्स टू अडॉप्ट देयर टेक्नोलॉजी कुड बी लूज एवरीथिंग इन द पेस्ट अटैक। मतलब अब ये स्मॉल फार्मर्स को रिस्क रहता था हमेशा कि जो भी हम पैसा लगा रहे हैं, जो भी हम न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, वो कहीं पेस्ट अटैक के कारण पूरी तरह से हमसे चली ना जाए, हमारे यहाँ से चली ना जाए, लॉस ना हो जाए हमारा। ठीक है। हाउएवर दिस रिस्क वाज कंसिडरेबली रिड्यूस्ड बाय द सर्विस रेंडर्ड बाय रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट ने जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बनाई उन्होंने इतना अच्छा काम करा कि धीरे धीरे कर ये जो रिस्क था, ये जो डिसपॉइंट बताया गया, डीमेरिट बताया गया, धीरे धीरे कर रिड्यूस हो गया, क्योंकि एक ऐसी सर्विसेज बनाई गई जैसे कि पेस्टिसाइड्स मतलब जैसे फर्टिलाइजर्स हो गए, पेस्टिसाइड्स लगाने से पेस्ट अटैक रिड्यूस हो गया। ठीक है। अब इसी से सिमिलर आप एक और पॉइंट एक्स्ट्रा में लिख सकते हो, रिस्क ऑफ वीड अटैक। बेसिकली पेस्ट जो है वो होते हैं इंसेक्ट, और वीड होते हैं जहरीले पौधे जो अपने आप उगाते हैं। आप चलते फिरते जगह पे देखते होगे कि जो ड्रेनेज बने हुए होते हैं, नाली वगैरह बने होते हैं, उनके साइड से कुछ जहरीले पौधे उगाते हैं। या आप कहीं पर ट्रैवल करने जा रहे हो तो आपको दिखते होंगे कि मम्मी पापा आपको बता देंगे कि ये जहरीला फूल है, इसको मत छुओ। तो वो हो गए वीड्स। कई तरीके के वीड्स होते हैं। तो जो एचवाईवी सीड्स थी, जो एचवाईवी सीड्स ग्रो की जाती थी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द व्हीट एंड राइस, और बाद में और भी कई चीज़ों की प्रोड्यूस की गई, बट फर्स्ट फेज की अगर बात करें तो उस टाइम पे खाली पर्टिकुलर वीट के लिए ये मानी गई। ठीक है। तो पेस्टिसाइड्स के साथ साथ वीडिसाइड्स भी प्रोड्यूस मतलब इन्वेंट किया गया, जिसकी वजह से जो वीड अटैक का डर रहता था वो भी रिड्यूस हो गया धीरे धीरे कर। आप सेम लैंग्वेज में यही लिखोगे, जो पेस्ट अटैक में लिखी है वही वीड अटैक में लिखोगे, बट जहां पेस्ट की बात की गई है वहां वीड की बात कर लोगे, जहां पेस्टिसाइड्स की बात की गई है वहां पे वीडिसाइड्स की बात करोगे। आई होप इतना क्लियर हुआ। अब तीसरा जो पॉइंट है वो है रिस्क ऑफ इंक्रीज इन इनकम इनइक्वालिटीज। एचवाईवी सीड्स के यूज करने से यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से ये भी माना गया कि कहीं लोगों के बीच में इनकम में इनइक्वालिटी ना आ जाए, क्योंकि एचवाईवी सीड्स थी बहुत महंगी, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था, और अगर कोई अफोर्ड कर रहा है तो उसका प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। ऑफकोर्स जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा ना, उसका प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा दूसरों के मुताबिक, और ना ही उसको इतना बेनिफिट हो रहा। तो ये माना गया कि इनकम में कहीं इनइक्वालिटी ना आ जाए, मतलब पुअर ना हो जाए, रिच ना हो जाए। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेटर देयर वॉज अ रिस्क ऑफ द कॉस्टली इनपुट। जो कॉस्टली इनपुट्स थे यानी कि फर्टिलाइजर्स, एचआईवी सीड्स देमसेल्व्स और भी कई सारी चीजें रिक्वायर्ड अंडर ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर रिक्वायर्ड थी। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थी हम पीछे कर चुके हैं पहली वाली वीडियो में। नहीं है अभी तक नहीं याद है तो प्लीज आके पहले वो देखो। विल इंक्रीज द डिस्पैरिटीज बिटवीन द स्मॉल एंड द बिग फार्मर्स सिंस ओनली द बिग फार्मर्स कुड अफोर्ड द रिक्वायर्ड इनपुट्स। ये मैंने आपको बताया कि स्मॉल और बिग फार्मर्स जो हुआ करते थे उनके बीच में कहीं कोई डिस्पैरिटी ना आ जाए अमंग द इनकम। ये इस चीज का बहुत ज्यादा रिस्क था, क्योंकि बिग ही फार्मर्स थे जो उसको अफोर्ड कर सकते थे, स्मॉल फार्मर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। हाउएवर ड्यू टू द फेवरेबल स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट दीस फियर्स डिड नॉट कम ट्रू। बट गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे एफिशिएंट इफेक्ट्स दिए जिसकी वजह से ये जो फियर थे तीनों, पेस्ट अटैक, वीड अटैक और इनकम इनइक्वालिटी, ये नहीं सच हो पाए पूरी तरह से। धीरे धीरे करके गवर्नमेंट ने इसको कवर कर लिया और काफी हद तक इनिशिएट भी करे नए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस। द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड लोन्स एट अ लो इंटरेस्ट रेट टू द स्मॉल फार्मर्स सो दैट दे कैन आल्सो हैव द एक्सेस टू द नीडेड इनपुट्स। गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोन्स प्रोवाइड करे छोटे छोटे फार्मर्स को, ताकि वो लोग भी जितने भी इनपुट्स उनको चाहिए जैसे कि एचवाईवी सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड एक्सेट्रा, वो लोग वो अफोर्ड कर सके। अब इसमें रूरल क्रेडिट की बात आ जाएगी कि क्या रूरल क्रेडिट पर ध्यान दिया। रूरल क्रेडिट पे भी सेपरेट वीडियोस हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, वो भी समझनी है तो प्लीज चेक आउट इट। सिंस द स्मॉल फार्मर्स could obtain the required inputs, इसी वजह से जो भी inputs required हैं वो small farmers भी obtain कर पाए। The output on small farms equal the output of the large farms, जिसकी वजह से जो भी बड़े बड़े खेतों पर आउटपुट हो रहा है और जो भी स्मॉल मतलब जो छोटे खेत हैं, जो छोटे लोग हैं वो लोग जो फार्मिंग कर रहे हैं, और जो लोग बड़े हैं वो लोग जो फार्मिंग कर रहे हैं, दोनों का आउटपुट इक्वल माना गया। धीरे धीरे करके टाइम के साथ ये जो आउटपुट था वो इक्वल होता गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत इफिशियंट स्टेप्स उठाए थे। एज अ रिजल्ट ये माना गया कि ग्रीन रिवॉल्यूशन ने जितना रिच फार्मर्स को बेनिफिट किया उतना ही स्मॉल वंस को किया। आई होप ग्रीन रिवॉल्यूशन का पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ इन दोनों वीडियोस में। फिर भी कोई डाउट है कमेंट करो, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कोई बढ़िया सा कमेंट भी कर दो। बाकी स्टे ट्यून, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।